हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल की जो क्लास थी वो इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने आपको जो है न्यूज एंड शॉर्ट्स के 3-4 आर्टिकल और ये बड़े वाले आर्टिकल्स थे उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब जो है न्यूज एंड शॉर्ट्स के 5-7 आर्टिकल बचे हुए हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है इंटरनेशनल रिलेशन का जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो है दो महत्वपूर्ण जो सेक्शन है विजन IAS के दिसंबर महीने के मैगजीन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पे पढ़ेंगे और साइंस टेक और जो है सोशल इश्यूज़ को भी हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट को भी डिस्कस करना है। तो मैगजीन आपकी टाइम से ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हफ्ते भर पहले यानी अगले महीने की जो मैगजीन आती है उसके हफ्ते भर पहले जो है मैगजीन हमारी ख़त्म हो जाती है, डेली सिर्फ आधे घंटे की क्लासेस में। आज की क्लासेस है भारत केन्या संबंध के बारे में बताया गया है। तो भारत केन्या संबंध क्यों न्यूज में रहा, ये बहुत जानना जरूरी है कि केन्या के जो राष्ट्रपति थे वे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की जो है उन्होंने राजकीय यात्रा की। ये राजकीय यात्रा थी यानी ऑफिशियल यात्रा थी। किस लिए? कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उसको मजबूत किया जाए। 5 समझौते हस्ताक्षर किए गए थे इस जो यात्रा में। कौन कौन सा? खेल का, शिक्षा का, डिजिटल समाधान का, ऊर्जा का और सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। UPSC 2023 में PYQ एकदम स्पष्ट ऐसे ही G20 से पूछ दिया था। मैंने 5, 6, 7 बार इसको डिस्कस कर दिया है। पीछे वाली क्लासेस जितनी भी हुई हैं उसमें लगभग 3-3, 4-4 बार मैंने इसको डिस्कस किया है। हर महीने के मैगजीन में आ रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर क्या हुआ है? समझौता हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। ये G20 का मुख्य उद्देश्य भी था और इस पर एक जो है घोषणा पत्र भी लाई गई थी। ठीक है। और स्वास्थ्य सेवा इस पे जो है इस सारे 5 सेक्टर में इस पे हस्ताक्षर हुए। किसके साथ? केन्या के राष्ट्रपति के साथ जो है यहाँ पे हस्ताक्षर हुए। साथ ही क्या हुआ कि जो इंडियन जो ओशन जो क्षेत्र है उसका रीजन है, इंडियन ओशन का रीजन है, उसमें समुद्री भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो ज्वाइंट विजन का डॉक्यूमेंट है उसको भी जारी किया गया। इसमें जो पायरेसी, जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है और आतंकवादी से निपटने में मदद मिलेगी। और भारत ने केन्या को लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या बोला? LOC जारी किया, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है कि इसमें रियायत होती है, बहुत सारे सॉफ्ट, एक तरह का सॉफ्ट लोन होता है, मतलब अनुदान नहीं होता है। ये मत ध्यान दीजिएगा, अनुदान मतलब एकदम से उसको दे करके छोड़ नहीं देना है। उसमें क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट रहित जो होता है ये लोन होता है। आप उसमें कुछ बहुत लॉन्ग पीरियड का होता है कि उसमें आपको जब चुकाना हो तब चुकाइएगा। ठीक है, एक तरह से सॉफ्ट लोन होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है। तो भारत ने 250 मिलियन डॉलर की जो है लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की। अभी जो है श्रीलंका में जब क्राइसिस हुआ था तो भी भारत ने जो है लाइन ऑफ क्रेडिट वहाँ पे सपोर्ट किया था श्रीलंका को। तो ये किस लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है? तो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया कृषि सेक्टर में जो है मॉडर्नाइजेशन के लिए, कृषि क्षेत्र के जो आधुनिकीकरण के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट जो है उसको दिया गया है। ये अनुदान नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ये द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य पहलू क्या है यहाँ पे, ये ध्यान देना जरूरी है। तो कूटनीतिक पहला चीज़ है कूटनीतिक। तो केन्या क्या है? पूर्वी अफ्रीकी समुदाय में ईस्टर्न अफ्रीकन जो कम्युनिटी है उसमें क्या है? एक मजबूत भागीदार है केन्या। ठीक है। कूटनीतिक संबंधों में क्या है कि बहुत मजबूत यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि भारत जो है 2003 में ईस्टर्न अफ्रीकन जो कम्युनिटी है उसका सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और इसी भारत ने जब ईस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी में जब उस पर हस्ताक्षर किए थे तो क्या है कि उसमें कौन कौन से देश आ गए? उसमें बुरुंडी आया, DR कांगो आया, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो आया, रवांडा है, युगांडा है, साउथ सूडान है और तंजानिया है। ये कौन है? ईस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी है। तो केन्या जो है इसका मजबूत भागीदार है और भारत ने इस पे सहयोग समझौते किए थे। तो इससे क्या होगा? भारत को जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में जब उभरने, यानी ग्लोबल साउथ को मैंने बताया था ना कि ब्रेंटन लाइन है जो डिवाइड करती है। जो ग्लोबल नॉर्थ कौन से है? विकसित देश है। ग्लोबल साउथ कौन से हैं? जो ये विकासशील देश है। पीछे वाले क्लासेस में मैंने बताई थी इसको। तो क्या है इसका कि ग्लोबल ऑफ साउथ वॉइस के जो रूप में जो है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में जो है इसको उभरने में ये मदद करेगी, यानी कि जो है कि ग्लोबल साउथ का मुख्य रूप से आवाज उभरने में जो है भारत में ये मदद करेगी भारत के लिए। इसके द्विपक्षीय और कूटनीतिक जो संबंध है। व्यापार देखा जाए तो व्यापार क्या है कि व्यापार जो है इसमें लगभग क्या है कि 3.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो द्विपक्षीय व्यापार है। और इसमें व्यापार जो भारत और केन्या के बीच में व्यापार समझौते हुए उसमें क्या, दोनों देशों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN द मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। ये WTO की एक व्यवस्था है MFN।
अभी क्या हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब क्राइसिस बीच में चल रहा था ना, टेंशन से, बालाकोट स्ट्राइक और ये जो था उरी वाला, उसके बाद से भारत के जो पाकिस्तान के बीच में जो आर्थिक संबंध थे ना, उस पर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था, भारत ने दिया था, भारत ने उसको फिर वापस ले लिया। ठीक है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है, WTO का समझौता है। वो क्या देता है, वह इस व्यवस्था पर जोर देता है कि जो देश है क्या है, आमतौर पर व्यापारिक भागीदारों के बीच में भेदभाव, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन जो होगा देश, जिस देश को दर्जा दिया जाता है, वो क्या करते हैं, उसमें टैरिफ प्रशुल्क वगैरह नहीं लगाते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, और मुक्त, एक तरह से मुक्त व्यापार नहीं, बट होता क्या है कि उसमें व्यापार तो होगा, बट उसमें होता क्या है कि बहुत सारी प्रायोरिटीज दी जाती हैं, प्राथमिकताएं दी जाती हैं चीज़ों की। ठीक है, यही मोस्ट फेवर्ड नेशन है, WTO का ये व्यवस्था है, ये ध्यान देना है, WTO की व्यवस्था है, विश्व व्यापार संगठन की। तो भारत और केन्या के बीच में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया गया है। ग्लोबल साउथ ईस्टर्न एक जो अफ्रीकन कम्युनिटी है, उसमें ध्यान देना है कि अन्य सदस्य कौन कौन से, बुरुंडी, DR कांगो, रवांडा, युगांडा, साउथ सूडान, तंजानिया और केन्या, ये क्या है, ये ईस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी के साझेदार देश हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो अभी क्या हुआ कि समुद्री सहयोग में देखिए कि दोनों देशों क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूं, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, दोबारा मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं। केन्या में क्या है, लगभग भारतीय मूल के लगभग 80,000 लोग रह सकते हैं। तो बहुत सारे क्या है कि केन्या के नागरिकों ने बहुत सारे जो है भारत में प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति का लाभ उठाया, जैसे भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, इंडिया अफ्रीकन फोरम समिट पे लाभ उठाया है। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप देख रहे हैं इंडियन ओशन है, ये मेडागास्कर है और ये केन्या है। ठीक है, तो सोमालिया के बगल में है। सोमालिया के डाकू जो होता है हमेशा अटैक करते रहते हैं समुद्री जहाज़ों पे, तो केन्या क्या है, बिल्कुल उसके बगल में, इथोपिया के बाद जो है यहाँ इस पे क्या है कि इसका लोकेशन बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, भारत के साथ जो है इसके द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत किया जाए, क्योंकि चाइना जो है हर जगह मुँह मार रहा है यहाँ पे जाकर के। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, टेंशन पैदा कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे संबंध को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे वाले आर्टिकल पे कि इंडिया ओमान एडॉप्ट अ विजन डॉक्यूमेंट टू एक्सपेंटाइज। भारत और ओमान ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है। तो ओमान के सुल्तान ने भारत की यात्रा की थी और दोनों देशों ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। कौन सा, भविष्य के लिए साझेदारी। ये ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट था। इस डॉक्यूमेंट में क्या है, जो अमृतकाल है, यानी अमृतकाल है क्या है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर के जब स्वतंत्रता की जब 100वीं वर्षगांठ तक पहुंचेंगे, यानी 2047 तक पहुंचेंगे, तो उसी के बीच का जो काल है वो क्या है, अमृतकाल है। ठीक है, तो इसी अमृतकाल के अंतर्गत भारत के जो विकास लक्ष्य हैं और ओमान का जो विजन 2040 है उसके बीच में तालमेल को स्वीकार किया गया है। भारत का विजन क्या है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना। ठीक है, और इसी के बीच में अभी बजट में बताया था ना, जो अंतरिम बजट वाला क्लास है उसको सब लोग देख लीजिएगा। अंतरिम बजट का क्लास मैंने करा दिया 2 दिन पहले का। तो अंतरिम बजट में बताया गया इस बार 2047 तक हमें क्या करना है, विकसित भारत का एक संकल्प लिया गया है। विकसित भारत के रोड मैप को बताया गया है कि किस तरह से हम लोग वहाँ बढ़ेंगे। उस पर 4 फोकस एरियाज भी बताया मैंने। अंतरिम बजट वाला डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो ओमान का भी विजन 2040 है, उसके बीच में तालमेल बना करके ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट को बनाया गया है। विजन डॉक्यूमेंट में क्या क्या बात की गई है, तो डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, चिकित्सा पर्यटन की बात की जा रही है। ठीक है, समुद्री सुरक्षा, हॉस्पिटैलिटी, अंतरिक्ष, कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे कुछ सेक्टर को ध्यान में रख करके इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया गया है। ओमान क्या है, भारत की जो वेस्ट एशिया है उसमें ओमान क्या है, वेस्ट एशिया की नीति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ओमान क्या है, भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है 2008 से ही। वो क्या है, GCC, अभी ऊपर वाली क्लास में बताया ना मैंने, GCC के बारे में बताया था, गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन था, ऐसे कुछ था उसका, देखो फुल फॉर्म मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा था, रुकिए उसको देख ही लेते हैं हम लोग। हाँ, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, यही बता रहे, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, GCC। इसके 6 देश हैं। कौन कौन सा इसमें, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, कुवैत है, ओमान है और बहरीन है। इसी ओमान की बात हो रही है। तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, मैं सही बोला था, GCC। ठीक है, तो उसी GCC के साथ क्या है कि इसके संबंध भी हैं और ये अरब लीग में भी बहुत सारे मंचों पे भारत के लिए क्या है, डायलॉग्स के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी हो जाता है, क्योंकि भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और भारत का जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है उसमें भी दोनों देश में एक दूसरे के सहयोगी हैं और सहयोगी के रूप में भूमिका निभाते हैं। ओमान में क्या है कि बहुत बड़े स्तर पे प्रवासी भारतीय समुदाय रहते हैं, लगभग 7 लाख प्रवासी वहाँ पे रह करके ओमान में कार्य करते हैं। तो इसलिए क्या है कि रेमिटेंस के लिए बहुत बड़ा स्रोत भी है एक तरह से। ठीक है, जो व्यापार है वो कितना है, 12.3 बिलियन डॉलर का है। ओमान से कच्चा तेल का आयात करने वाला देश क्या था 2022 में, भारत दूसरा था, चीन प्रथम था। तो यानी बड़े लेवल पे तेल का भी आयात करता है। अभी जानते हैं कि अक्टूबर 2022 में ओमान ने जो है
रुपए डेबिट कार्ड को लॉन्च किया था। रुपए डेबिट कार्ड भारत का है और ये क्या है वहाँ पे मतलब डेबिट कार्ड रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च करने से फायदा क्या होगा कि जो भारत के जो प्रवासी नागरिक हैं वो रुपए डेबिट कार्ड को वहाँ से मतलब वहाँ एक्सेप्टेबल होगा और उस तरह से वो अपने ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और क्या है, आईमेक परियोजना जो भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारा उसका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ओमान के बारे में थोड़ा सा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जियो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन वास्तव में है। तो यहाँ दो तीन चीज़ें ध्यान देनी है कि जो होर्मुज की खाड़ी है यही खाड़ी है, ईरान देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ठीक है। यूएई है यहाँ पे, अबू धाबी है, ठीक है। पर्सियन गल्फ ये देख रहे होंगे आप। यहाँ एक पेनिसुला है, मुख्य चीज़ मैं आपको दिखाना क्या चाहता था इस मैप में, वहाँ मैंने हाईलाइट किया। देखिए इस कलर से दिखाता हूँ। एक है मासांडम पेनिसुला। पेनिसुला क्या होता है, जो है तीन ओर से जो है वो समुद्र से घिरा हो, ठीक है। तो मोसांडम पेनिसुला एक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ये कहाँ पे है, ये आप देखिए एकदम बिल्कुल नोक पे होगा। ये कतर है, कतर को भी ध्यान देना है। और PYQ है एक, रब अल खाली डेजर्ट, कहाँ पे है, सऊदी अरब में। रब अल खाली डेजर्ट सऊदी अरब में है, इसको ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। दो और सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड्स हैं, एक है मसीरा आइलैंड और गल्फ ऑफ मसीरा। तो कभी भी पूछे गल्फ ऑफ मसीरा वो कहाँ पे है, ओमान के पास है। ये कौन सा सागर है, जो है ये इंडियन ओशन है, ठीक है। ये ओमान के पास है। और मसीरा आइलैंड इस पर किसका कब्जा है, ओमान का ही कब्जा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ मसीरा और मसीरा आइलैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहीं से बन सकते हैं, इसको मैं नोट करा के हाईलाइट कर दे रहा हूँ कितनी बार, जितनी बार करना है। रब अल खाली डेजर्ट को ध्यान देना है। होर्मुज की खाड़ी जानते ही होंगे क्योंकि ये न्यूज़ में है, क्योंकि यहीं से जो है बार बार जितनी जहाज़ें जा रही हैं, बहुत बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है कुछ विद्रोही भी है ईरान से भी अटैक हो रहा है। बहुत सारी USA की जो शिप थी उस पर अटैक हुआ। और एक नीचे वाला जो है बाबल बंदेर संधि वाला जल संधि, वहाँ से भी अटैक हो रहा है, हुती विद्रोही कर रहा है यमन से, ठीक है। ये ओमान के नीचे क्या है, यमन भी है, ठीक है। तो न्यूज़ में है तो सारे रीजन्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मसीरा आइलैंड और गल्फ ऑफ मसीरा को ध्यान देना। रब अल खाली डेजर्ट को PYQ में पूछा गया है तो रिपीट कर सकता है, हो सकता है, तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग्स में भारत, इंडिया एट द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसमें भारत क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की 6वीं बैठक में भाग लिया है भारत ने। कहाँ पे आयोजित हुआ था, यही इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ, तो मॉरिशस में हुआ। किस लिए हुआ था इस बैठक में, तो हिंद महासागर क्षेत्र, उसमें जो भी ट्रेडिशनल और अनट्रेडिशनल नई नई जो चुनौतियां उभर रही हैं उसके लिए क्या है कि उसके लिए अलग अलग जो उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए रोड मैप्स है, उस पर डिस्कशन हुआ है। और क्या है, अपारंपरिक चुनौतियां क्या होती हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, संक्रामक रोग हो गया, प्राकृतिक आपदाएं, जो कि असैन्य स्रोत, यानी सैन्य स्रोत क्या है, सैन्य स्रोत से होंगी वो पारंपरिक चुनौतियां, वो तो भाई वो तो ट्रेडिशनल है ही, क्योंकि पारंपरिक तौर पर देखा गया है कि जो समुद्री हमले हैं, समुद्री डकैतियां हैं, सब चीज़ें तो होती रही हैं। पर अपारंपरिक क्या है, क्लाइमेट चेंज है, जो संक्रामक रोग फैल रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, ये अपारंपरिक है, इस पर भी डिस्कशन हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ध्यान देना है इस बात के लेकर के कि एक सेकेंड, हाँ, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कि महासागर सूचना वेब पोर्टल की लॉन्च करने की घोषणा की गई है। यहाँ पे महासागर सूचना सेवा पोर्टल की, वेब पोर्टल नहीं, सेवा पोर्टल की, महासागर सूचना सेवा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की गई है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। ये करेगा क्या पोर्टल, कि समुद्री विज्ञान संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। इसी को ध्यान देना है बस। इसके 5 स्तंभ को देख लीजिए, मतलब मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए उतना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसमें देख लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है। कि समुद्री सुरक्षा और अच्छा सुनिश्चित करना, सब जानते हैं। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटना, सब जानते हैं। तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठित अपराध उससे निपटना, सब जानते हैं। साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा करना, मतलब कुल मिलाकर के सुरक्षा करना, आपदा राहत वगैरह सुनिश्चित करना इसका मुख्य कारण है। अच्छा, इंडियन ओशन रीजन में अन्य कौन कौन से क्षेत्रीय सहयोग हैं? एक तो मान लीजिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ, कहाँ पे हुआ, मॉरिशस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, मॉरिशस में हुआ है। इसमें महासागर सूचना सेवा पोर्टल लॉन्च की गई है, ठीक है। बस समुद्री विज्ञान संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। अन्य कौन कौन से सहयोग क्षेत्र हैं इसके अलावा, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, जानते हैं, आपको पढ़ाया गया इस पर। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी होती है। बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक कहाँ पे है आपको पता होगा ना। बिम्स्टेक क्या है, जो है कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है बिम्स्टेक। हिंद महासागर आयोग है, भारत इसका सदस्य नहीं है, बल्कि क्या है, पर्यवेक्षक राष्ट्र है। UPSC यहाँ फंसा देगा आपको, हिंद महासागर आयोग में भारत सदस्य है ही नहीं, उसमें मात्र पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है भारत को। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है क्या, उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये तो पहले से न्यूज में हो गया। इसका 2011 में गठन हुआ था। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका और भारत। मालदीव से टेंशन चल ही रहा है,
तो इसको ध्यान देना है, न्यूज में है तो पूछ सकता है। मालदीव, श्रीलंका और भारत कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011 में हुआ था। और फिर 2021 में कौन हो गया? मॉरिशस हो गया चौथा सदस्य। और फिर कौन हो गया? बांग्लादेश और सेशेल्स क्या हैं? इसके पर्यवेक्षक हैं। तो सब पूछ सकता है इसमें कौन कौन से देश हैं। तो जब स्थापित हुआ था तो भारत, मालदीव, श्रीलंका थे। अब ये चतुष्कोणीय हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है मॉरिशस भी आ गया है। हाँ, लेकिन बांग्लादेश और सेशेल्स क्या हैं? इसका सदस्य नहीं है, पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। अब हिंद महासागर आयोग का भारत सदस्य नहीं है बल्कि पर्यवेक्षक है। इस फैक्ट्स को ध्यान देना। इसका जो अस्थायी सचिवालय कहाँ पे है? कोलंबो में है। ये इसका महत्व इसलिए है क्योंकि सागर पहल जो है और नेबरहुड फर्स्ट नीति के बारे में जो है ये समन्वय करता है, समन्वयकारी और सहयोगात्मक तंत्र देता है। तो इसलिए भाई महत्वपूर्ण तो है ही। ठीक है, अब आते हैं अपने चौथे वाले आर्टिकल पे, यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, जो भारत की जो यूएन में स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, उन्होंने 62वें यूएन कॉसेड यानी COSD उसका जो है तैयारियों की जायजा लेने के लिए सदस्य देशों की बैठक आयोजित की। यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो है यूएन कॉसेट, इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। ये फरवरी 2024 होने वाला, अभी हो रहा होगा। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ तो इसमें ये बैठक हो रही होगी। तो उस दिसंबर में उसकी तैयारी की जायजा ली गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इकोसोक द्वारा जो है 1946 में हुई थी। इकोसोक जो है क्या है? यूएन का एक जो है आर्थिक और सामाजिक कार्यों का समन्वय करने के लिए एक एजेंसी है। उसी के द्वारा जो है ये कॉसोड की जो है स्थापना हुई थी। कुल 46 सदस्य इसमें हैं, जो क्या है? भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल तौर पे वितरण हो रहा है उसका, उसी के द्वारा ये चुने जाते हैं समान रूप से। ठीक है, इसमें इसके ब्यूरो के अध्यक्ष जो होते हैं वो सदस्य होते हैं, आयोग द्वारा चुने जाते हैं। एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? कि गरीबी उन्मूलन हो, सामाजिक एकता की दिशा में आगे बढ़ना है, पूर्णकालीन रोजगार अवसर सुनिश्चित करना है। तो 1995 में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में अपनाया गया जो कोपेनहेगन घोषणा पत्र और प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, इसी के लिए और प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, उसी के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है कौन? यूएन कॉसेड। अब करता क्या है ये कि अपने काम काज और जो भी अन्य चर्चाएं उसको निर्देशित करने के लिए प्रायोरिटी थीम्स और इमर्जिंग इश्यू को अपनाता है। अब इसके साथ इस जो 62वां सत्र का बैठक होने वाला उसका थीम क्या है? तो सतत विकास के लिए 2023 के एजेंडा पे कार्यान्वयन में तेजी लाना, इसका थीम है। भारत इसका जो है सदस्यता ये क्या है कि इसकी 62वें सत्र की अध्यक्षता की है 1975 के बाद। तो इसीलिए जो इसकी अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इन्होंने इसकी बैठक की थी। तो बस इतना ही आपको जान लीजिए। तो आपको ध्यान देना है कि आपको 2-3 चीज़ें और भी हैं, जैसे कि इसमें मेन चीज़ क्या है? देखिए, सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट किया गया। तो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट की आयोजन कब हुआ था? 1995 में कनाडा के कोपेनहेगन में किया गया था। ठीक है, कनाडा के कोपेनहेगन में किया गया था। कनाडा के कोपेनहेगन में किया गया था। ठीक है, कनाडा कोपेनहेगन में किया, इसको याद रख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा चेक करूँगा ये सही लिखा है गलती लिखा है। कोपेनहेगन कनाडा में है, तो देखेंगे इसको। इसके बैठक में क्या है कि सरकार ने लोगों को यूएन के विकास प्रयासों को केंद्र में रखकर जो है इसकी आवश्यकता पर आम सहमति बनी थी। तो इसी को कोपेनहेगन घोषणा पत्र और प्रोग्राम ऑफ एक्शन को अपनाया गया था। बस ध्यान लीजिए, उसमें बहुत कुछ जानना होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो 2023-24 है उसके लिए प्रोजेक्ट प्रयास MEA के साथ जो है साझेदारी में शुरू किया गया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जो है IOM ने इसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है और ये एक अपने आप में ही खुद जो है करंट अफेयर है, हेडलाइन ही। किसने? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने जो है इसने प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। 2023-24 के लिए प्रोजेक्ट प्रयास जो है विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट प्रयास से आशय क्या है कि P से प्रमोटिंग, R से रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। यानी इसको ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट प्रयास का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर द यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ये किसके प्रयास से शुरू किया गया है? विदेश मंत्रालय के साथ प्रयास में साझेदारी में शुरू की गई है। अच्छा, ये अब किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? तो यह प्रोजेक्ट जो है विदेश मंत्रालय, नीति आयोग और राज्य सरकारों का जो समन्वय होगा, सहयोग होगा, उसके द्वारा जो है संचालित किया गया था। शुरू किसने किया, लॉन्च किसने किया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने लॉन्च किया विदेश मंत्रालय के साथ जो है इसके सहयोग से। ठीक है, हालांकि इसका जो संचालन कौन करेगा? विदेश मंत्रालय, नीति आयोग और राज्य सरकार। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी प्रवासी भारतीय श्रमिक हैं और छात्र उसके लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन में मदद की जाए। ठीक है, यह परियोजना क्या करेगी कि सुरक्षित तौर पे
व्यवस्थित जो प्रवासन मार्ग है उस पर संचार संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा देगी। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहते हैं प्रवासी तौर पे, लगभग 32 मिलियन से अधिक जो डेटा है ये बताता है। तो ये जो प्रवासी भारतीय हैं, रेमिटेंस का बहुत बड़ा जो है स्रोत ये कारक है, क्योंकि रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो बाहर विदेश में रह रहे हैं वो जब कमा करके कुछ जो पैसा भेजते हैं घर पे, वही जो होता है भारत में जो पैसा आता है उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। तो बहुत बड़ा स्रोत है। अब बहुत सारी समस्याएं इनको सामना करना भी पड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन सी समस्याएं? नियमित तौर पे जो है पारिश्रमिक नहीं मिलता है, कैजुअल अनियमित कार्य के लिए मजबूर रहते हैं, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज नहीं मिलता। जैसे अभी जो पढ़ रहे थे ना ओमान वगैरह में, गल्फ कंट्रीज़ में, जीसीसी वगैरह में, तो यहाँ प्रवासी रहते हैं, बहुत सारी समस्या यहाँ पे सामना करना पड़ता है उन लोगों को। अब बाजार में जो डिमांड है उसके अनुसार उन्हें कौशल होता नहीं है, खराब परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कोई तंत्र नहीं मौजूद है शिकायतों को दूर करने के लिए, और न्यायिक प्रणाली की पहुँच नहीं है उन लोगों के पास। तो इसीलिए जो है ये बनाया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन क्या है? तो जो ये क्या है कि प्रवासन के क्षेत्र में यूएन के अंतर्गत एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन के तहत 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। कार्य क्या करता है कि मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देता है। 175 देश है, भारत भी इसका सदस्य है। मुख्य रिपोर्ट यही इंपॉर्टेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के लिए जो ये बात करता है यहाँ पे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? विश्व प्रवासन रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। तो अभी क्या है कि 2-3 चीज़ें और भी इसमें दी हुई हैं प्रीलिम्स रिलेटेड। डायस्पोरा के लिए भारत द्वारा कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं? डायस्पोरा मतलब आप सब डायस्पोरा सब कमेंट करिए। तो डायस्पोरा बार बार होता है, आपको पता है भी डायस्पोरा क्या होता है? तो अगर पता है तो कमेंट कर लीजिएगा, वहाँ पे बताइएगा डायस्पोरा क्या होता है। तो उनके लिए उपाय किया गया है क्या क्या कि नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया प्रोग्राम किस, अभी और सवाल पूछ दे कि नो इंडिया प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया, तो ये इसका उद्देश्य यही है कि भारत के जो युवा प्रवासी हैं, यहाँ शब्द को ध्यान दीजिए, मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे युवा प्रवासी। जो युवा प्रवासी हैं उनको क्या है कि जो भी भारत की जो समकालीन स्थितियाँ हैं उसके पहलुओं उसके बारे में जानकारी देना है। एक मदद पोर्टल शुरू की गई है, किस लिए? जो संकट में फंसे प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए, ठीक है। अब एक बात है कि भारतीय समुदाय कल्याण कोष है, ठीक है। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड है, इसके बारे में मैंने ऊपर बताया था। ये क्या करता है कि जो भी संकट में फंसे प्रवासी भारतीय होते हैं उनके लिए सहायता के लिए कोष है, ये सहायता करता है, ठीक है। अभी ऊपर बताया था मैंने एक आर्टिकल में कल वाले क्लासेस में कि जो है कि उसमें किस तरह से वित्तीय जो है कानूनी मदद दी जाएगी जो गल्फ और वगैरह कंट्री में जो फंसे हुए लोग हैं। ये बड़े वाले आर्टिकल में उसी पर चर्चा भी हुई थी। और क्या है कि प्रवासन से पहले कामगारों को प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग देना, ये भी भारत सरकार की कुछ जो है पहल है। अब यहाँ पे आता है 6वां आर्टिकल कि यूएन का अनुच्छेद 99 और दूसरा आर्टिकल आता है इसमें कि 75वीं वर्षगांठ मानवाधिकारों की। इसके बाद जो है आपका ये खत्म हो जाएगा, ये वाला आर्टिकल सब, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, इसमें दो आर्टिकल्स बस बचे हुए हैं। आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर, ये क्या है? यूएन के जो महासचिव हैं, जब गाजा पट्टी में जो ये तमाम अभी अटैक चल ही रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो जब इजराइल ने हमला किया तो बहुत सारे मानवीय संकट पैदा हो गए। उस पर मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हुए हैं, यूट्यूब पे है, चैनल पे जाइए शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, वहाँ पे मिल जाएगा, तो देखिएगा वहाँ पे। तो गाजा में क्या हुआ कि मानवीय संकट के प्रति यूएनएससी उसको सचेत किया, और इसके लिए क्या हुआ, यूएन का जो चार्टर 99 उसको यूज किया गया। तो चार्टर क्या है 99 कि यूएन महासचिव किसी भी ऐसे मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकता है, उसकी राय में जो उसकी राय में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालता है। केवल 4 अवसरों पर जो है चार्टर 99 का जो है अनुच्छेद 99 का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो यूएन चार्टर क्या है? यूएन का संस्थापक दस्तावेज है, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए थे। और ठीक है, ये करता क्या है कि मुख्य सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है, देशों की जो संप्रभुता समानता उसको भी मानता है, ये इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। बस बात खत्म। अब आती है 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। दोनों विश्व युद्ध जब हुआ था ना, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यूएन जो जनरल असेंबली है, ठीक है, यूएन जनरल असेंबली है, उसने क्या किया कि मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, उसको 10 दिसंबर 1948 को अनुमोदित कर दिया, मतलब उसको लागू किया, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि जो मानव समुदाय है उसके सभी सदस्यों की जो अंतर्निहित गरिमा है, उसमें क्या है, विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की स्थापना की आधारशिला रखी गई इसमें, ठीक है। अब क्या है कि घोषणा पत्र के अनुसार ये है कि जो मानव अधिकार है वो यूनिवर्सल है, मतलब सभी लोगों को प्राप्त है, कोई भी हो कहीं भी हो, सबको वो जो मानवाधिकार है, जो अधिकार है वो प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं मानव अधिकारों के अधिकार पत्र के अंतर्गत? तो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, ठीक है।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इन सबों को मिला करके जो है ये मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र बनता है। इसमें 30 मौलिक अधिकारों को रेखांकित किया गया है। अब उसमें अधिकारों में कौन कौन से शामिल हैं तो दोबारा देखना है इसमें, तो नागरिक और राजनीतिक में देखना है, जो ICCPR है ना, उसमें क्या है, जीवन, स्वतंत्रता और निजता के अधिकार दिए गए हैं। तो जीवन, स्वतंत्रता और निजता के अधिकार, आप जानते होंगे निजता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, ये सभी भारत के जो मूल अधिकार है उसमें भी शामिल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना आपको। अब क्या है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, इसमें क्या है, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्याप्त आवास सुविधा इत्यादि अधिकार, ये भी भारत के भी जो मूल अधिकार, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें शामिल इसमें हैं। तो ये क्या है कि बाध्यकारी, हालांकि क्या है, भारत में जो मूल अधिकार हैं वो क्या है, बाध्यकारी है, मतलब फोर्सेबल है वो, और संविधान उसकी जो उसे गारंटी देता है, और सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करता है आर्टिकल 32 के तहत, और जो स्टेट के जो हेड हाई कोर्ट्स हैं 226 के तहत उसकी भी रक्षा करते हैं 226 के तहत। इसी तरह से लेकिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट है उसके कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। हालांकि क्या है कि इस सिद्धांत को कानूनी रूप से अन्य जो बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। अभी क्या है कि भारत और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसके बारे में बताया गया है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या बताया गया कि सभी पुरुषों को, यह सब देखिएगा, सभी पुरुषों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। ठीक है, ये बात कही गई थी, उसको बदल के सभी मनुष्यों को, यहाँ पुरुषों है, यहाँ सभी मनुष्यों बताया गया, सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता समानता प्राप्त है, उसे बदल दिया गया। आप ध्यान दीजिए, पहले था सभी पुरुषों को, अब इसका श्रेय किसको जाता है, तो जो भारत की संविधान सभा की जो सदस्य थी हंसा मेहता, उनको जाता है। ये फैक्ट को ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट था उसमें यहाँ सिर्फ सभी पुरुषों की बात हो रही थी, बाद में इसको जो है हंसा मेहता के प्रयास से इसको बदला गया, और यहाँ सभी पुरुषों की जगह इसमें महिलाओं, ट्रांसजेंडर वगैरह सब जो है, ये सभी जो है सबको शामिल कर दिया, सभी मनुष्यों को शामिल किया गया। तो यहाँ उनको भी गौरव अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। आर्टिकल 1 में बदलाव किया गया शब्दों में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, शब्दों में नहीं बदलाव था बल्कि ये पूरी जो है आधी आबादी में बदलाव किया गया, आधी आबादी के अधिकारों के बारे में बदलाव किया गया। ठीक है, तो इसके श्रेय किसको जाता है, हंसा मेहता को जाता है। तो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ इंटरनेशनल रिलेशन का ये पूरा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग जो है इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से शुरुआत करेंगे। स्टेट फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, और बजट वाली क्लासेस देख लीजिएगा, बजट वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझ में आएगा सब चीज़ें। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, कमेंट इज़ मस्ट नेसेसरी फॉर मी। ओके, बाय।